नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है आचार ई लर्निंग। और मैं हूं मनप्रीत और मैं स्टार्ट करने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शंस। और इस टॉपिक को आप अच्छे से इस वीडियो में देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस हैं कॉन प्लस जंक्शंस इक्वल्स टू कंजंक्शन। दैट इज़ जंक्शन क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने जंक्शन वर्ड को पहले सुना भी हुआ है कि जहाँ पे अलग अलग सिटीज़ का मेल जो है वो जंक्शन कहलाया जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है कि इन इंग्लिश वी मीन दैट दे जॉइन द वर्ड्स, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। इंग्लिश में ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और ये फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजंक्शन होते हैं ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन है कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। एक वाक्य को बनाने के लिए जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कहलाए जाते हैं कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन के बारे में और भी देख लेते हैं कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले व्हाट आर दे और दूसरी बात व्हाट डू दे डू। तो व्हाट आर दे में क्या होते हैं, ये होते क्या हैं? ये जॉइनिंग या कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। और ये करते क्या हैं? ये जॉइन करते हैं क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं कि नीता इज़ अ सिंगर और दूसरा एग्जाम्पल है नीता इज़ अ डांसर। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है। तो जब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दूंगी तो मैंने यहाँ देखा कि ये सेंटेंस मैंने लिखा कि नीता इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर। ये जो एंड वर्ड का प्रयोग हमने किया है इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारा सेंटेंस शॉर्ट हो गया और हमें बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़ा। ये जो एंड वर्ड है ये कनेक्टिंग वर्ड है, ये जॉइनिंग वर्ड है, इसीलिए ये एक कंजंक्शन है। एक और एग्जाम्पल है शी वर्कड वेरी हार्ड, शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब लेकिन आप इन दोनों सेंटेंसेस में एक बात नोटिस करिए कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं, अपोजिट में हैं, कि उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो फिर भी फेल हो गई। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बट का प्रयोग होगा। तो इन सेंटेंस को हम जोड़ लेते हैं। शी वर्कड वेरी हार्ड बट शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम। क्योंकि अगर उसने हार्ड वर्क किया था तो उसको पास भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए बट का प्रयोग किया गया है। तो बट इसमें क्या होगा? कनेक्टिंग वर्ड होगा। अब हम आ जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। अब क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये कई बारी बहुत दिक्कत करते हैं समझने में। इनका मैटर ये रहता है कि क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है। तो जब हमको यही नहीं पता होगा कि क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है तो हम क्या ही आगे रूल लगा पाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इनटू द मेन टॉपिक ऑफ कंजंक्शन लेट्स क्लियर दिस आउट। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। He went to the theme park and he went on all the rides। तो पहला सेंटेंस है कि he went to the theme park। ये जो सेंटेंस है कि he went to the theme park, ये एक अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे और किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। He went on all the rides, ये जो क्लॉज है ही वेंट ऑन ऑल द राइड्स, ये भी अपने आप में परिपूर्ण है, इसे और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है टुडे इज़ मंडे एंड द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे। तो टुडे इज़ मंडे, जो टुडे इज़ मंडे है ये एक अलग पूरा क्लॉज है, इसमें आपको और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से द टेस्ट इज़ ऑन फ्राइडे, ये भी अपना एक अलग अपना क्लॉज है, इसमें आपको और किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको किसी वाक्य को समझने में, किसी सेंटेंस को समझने में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है तो वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाए जाते हैं, यानी कि बात समझ में आ गई, बात ख़त्म हो गई। अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि आपका हो गया कि आफ्टर सीता रिटर्न्ड
फ्रॉम हर डांस क्लास। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है आफ्टर, तो आफ्टर सीता रिटर्न्ड फ्रॉम हर डांस क्लास, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बात की बात कुछ तो कहना चाह रहे थे, वो बात क्या है, क्योंकि अभी तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली है, इसीलिए ये अधूरा है। और जब ये अधूरा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन यू विल गो देयर, यानी कि आगे की इन्फॉर्मेशन की डिमांड है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है ये आधा सेंटेंस, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब जब हम एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें समझने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्या है, क्योंकि हर एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ताकि ये आपको चुटकियों में समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट, एक रूल है, जो रूल हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम एक बारी फिर से देख लेते हैं इसको, कि जो डिपेंडेंट क्लॉज जब आगे होते हैं सेंटेंस के, जैसे कि हमने देखा था कि आफ्टर सीता केम फ्रॉम डांस क्लास, तो आप पहले ही डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा उस बात को पूरा करने के लिए, तो दोनों जो सेंटेंसेस होंगे, दोनों जो क्लॉजेज होंगे, उसके बीच में कॉमा का प्रयोग होगा, जो कि अभी आप एग्जाम्पल्स में देख भी लोगे। नेक्स्ट है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है पहले, पहले डिपेंडेंट नहीं है, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि पूरी बात समझ में आएगी, उसके बाद ये जो ग्रीन बॉक्स है ये दिखाता है कि बीच में हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, तो उसके बाद हमें कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रूल को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये रूल आपके लिए गोल्ड रूल के बराबर है। अब ये जो कंजंक्शन होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में समझ लिया, अब इसको समझने का फ़ायदा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। दे आर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ कंजंक्शंस, दे कैन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज एट द सेम रैंक। ये उन क्लॉजेज और वर्ड्स एक्सेट्रा को जोड़ता है जो कि सेम रैंक के हों, जैसे कि यू एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स, तो आप और सीता बराबर रैंक पर हैं, तो हमने क्या किया, आर गुड फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। आई वोक अप अर्ली एंड वेंट टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि वेंट टू स्कूल ऑन टाइम और आई वोक अप अर्ली, की दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो यहाँ पर वही सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट यूज़ होने वाला है जहाँ पर रैंक बराबर हो, जैसे कि माई फादर केम अर्ली फ्रॉम द ऑफिस एंड माई मदर केम लेट फ्रॉम द ऑफिस, तो फादर और मदर की रैंक बराबर है, इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। इसको समझने का बहुत एक इजी ट्रिक है, कई लोगों को पहले से पता भी होगी, ये फैन बॉयज़ एक ट्रिक है जिसको बार बार फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है, कि फैन बॉयज़ में एफ है फॉर के लिए, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपके कंजंक्शन में प्रयोग में लाए जाएंगे और इनको समझना बहुत आसान है कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पार्ट्स हैं। अब हम इनके मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है एफ फॉर, दैट इज़ ये बताता है जब रीजंस या ये पर्पस बताता है कि जब बिकॉज का कोई ऐसा आएगा तो वहाँ पे आप फॉर का प्रयोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एंड क्या करता है, ये ऐड करता है, जैसे कि आई ब्रॉट 5 टॉफ़ीज़ एंड 10 चिप्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो रही हैं। शी वेंट टू द स्कूल एंड देन शी वेंट टू द ऑफिस, तो यहाँ पे बराबर रैंक भी है और ऐड भी हो रहा है, तो ऐड करने के लिए एंड का प्रयोग तो हो ही जाएगा। नॉर मतलब ये हमें एक ऑल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया देता है, नीदर यू हैव दैट नॉर यू हैव दिस, तो ये नॉर हो गया। बट मैंने अभी आपको बताया था बट में जो है वो कंट्रास्ट होता है, जब दोनों सेंटेंस आपस में अपोजिट होते हैं तो बट का प्रयोग होता है, और आपको चॉइस देता है वेदर यू कैन हैव दैट और यू कैन हैव दिस। येट इंट्रोड्यूसेस आ कंट्रास्ट आइडिया, ये भी एक कंट्रास्ट आइडिया देता है। सो इंडिकेट्स इफेक्ट, सो यू कैन डू दैट, इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस सो यू कैन डू दैट, तो ये एक रिजल्ट बता रहा है, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है। अब हम देख लेते हैं कॉमा कब यूज़ होना है। इफ़ अ कोऑर्डिनेटिंग conjunction is joining together two independent clause, it needs to have a comma in it। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कोऑर्डिनेट
कंजंक्शंस होते हैं इनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में कॉमा होता है। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल विदाउट एनी डिले। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है कि शी लव्स टू वॉक ऑन द बीच कॉमा सो शी ट्राइज टू विजिट इट एवरी मॉर्निंग। ओके, अब ऐसा है, अगर एक कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया है कि उसको बीच बहुत पसंद है इसीलिए वो हर सुबह वहाँ जाना पसंद करती है, तो ये एक आपका कॉमन सा सेंटेंस हो गया। लेकिन जब आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में होगा तो कॉमा का रिक्वायरमेंट नहीं था। जो रूल हमने पढ़ा था वही रूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने क्या किया, शी लव्स द बीच एंड विजिटेड डेली। तो ये जो लास्ट के विजिटेड डेली में आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको बाकी सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रही है कि विजिटेड डेली, क्या विजिट कर रही है, इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो बीच में कंजंक्शन लगेगा और कुछ भी कॉमा नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस, यानी कि समय बहुत ही ज़रूरी और अनमोल है। I wanted to go to the beach, but Sunny refused. मेरा मन था बीच पर जाने का लेकिन सनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। I am vegetarian, so I do not eat any meat. मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार का मांस मच्छी नहीं खाती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंजंक्शंस हैं एंड, बट, सो, ये सब आपके कितने ही स्मूथली यूज़ हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में डिफरेंस ये आता है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ रहे थे, लेकिन सबऑर्डिनेट में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का प्रयोग करा जाएगा। एग्जाम्पल इसका है, द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। तो ये जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, क्योंकि कंजंक्शन बीच में आया है इसीलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है। द स्टूडेंट फेल्ड द टेस्ट, तो वो फेल हो गई टेस्ट में, तो ये आपका एक पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी डिड नॉट स्टडी, इसको ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें बिकॉज का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से जब हम पार्ट्स में सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमको इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंजंक्शन तीनों का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, आफ्टर, ऑल्दो, as long as, before, even if, once, now that, since, though, unless, until, when, where, while। ये जो शब्द मैंने पढ़े अभी, ये सारे आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनको पढ़ने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो ये आप अपने आप प्रयोग में लाने लगेंगे। ये जस्ट प्रैक्टिस डिमांड करता है। इसमें भी वही रूल है, रिवीजन के लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में होगा, तो बीच में कॉमा का प्रयोग होगा, और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा और डिपेंडेंट बाद में तो बीच में कंजंक्शन लग जाएगा। एक एग्जाम्पल है, आफ्टर राहुल केम बैक टू होम ही वेंट टू हैव डिनर। तो आफ्टर राहुल केम बैक टू होम, राहुल के घर आने के बाद, आफ्टर क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। इसका मतलब बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी आपको ज़रूरत है। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर राहुल केम बैक टू होम, ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही वेंट टू हैव अ डिनर, ये एक कॉमन कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिया यहाँ पे, डीसी मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज का आईसी कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स में यूज़ कर सकती हूँ। तो डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, तो इसीलिए कॉमा का यूज़ हो गया और रूल फॉलो होता हमें नज़र आ रहा है। तो मैंने नीचे डिफाइन भी कर दिया है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आफ्टर राहुल केम बैक टू होम। इंडिपेंडेंट क्या है, ही वेंट टू हैव द डिनर, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या हो गया, आफ्टर। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स में करके सेंटेंस को समझ लिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
लेकिन सबसे पहले हम इसको दूसरे तरीके से करना देख लेते हैं। अभी क्या है कि ये सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज है, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम क्या कर देंगे, पहले इंडिपेंडेंट को कर देते हैं, बाद में डिपेंडेंट को कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से सेंटेंस को लिखा जा सकता है, बस कंजंक्शन और कॉमा का सही प्रयोग कीजिएगा। राहुल वेंट टू हैव अ डिनर आफ्टर ही केम बैक टू होम। राहुल वेंट टू हैव द डिनर, ये आपका क्या है, पहले आपका सेंटेंस यूज हुआ है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही केम बैक टू होम, आफ्टर ही केम बैक टू होम, ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पर कंजंक्शन बीच में यूज हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो आई विल स्टडी होल नाइट। बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है, इसके आगे अगर मैं सेंटेंस को छोड़ दूं तो वो अधूरा हो जाएगा, इसलिए बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम टुमारो क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई विल स्टडी होल नाइट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज पहले होता है, इंडिपेंडेंट बाद में होता है, तो बीच में कॉमा का प्रयोग हो जाता है, तो वही हमने किया है। और डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है कि बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, इंडिपेंडेंट है आई विल स्टडी होल नाइट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बिकॉज। चलिए ठीक है, अभी तो हमने इसको लिखा, अब हम इसको उल्टे तरीके से लिखेंगे, पहले इंडिपेंडेंट लाएंगे, बाद में डिपेंडेंट लाएंगे, तो सेंटेंस को बस उल्टा कर देना है। आई विल स्टडी होल नाइट बिकॉज आई हैव एग्जाम टुमारो, इसके बीच में कंजंक्शन आ गया। अब हमारा लास्ट कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कंजंक्शन को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि ये पेयर में होते हैं। तो पेयर में जब इसको देख लेते हैं कि इसको क्या किया गया है, इसको तो तोड़ा गया है को और रिलेटिव में। को मतलब जो साथ में काम करे, रिलेटिव जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़े। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अगर आपको ये पहचानने में दिया जाता है तो ये पहचानने में सबसे आसान है क्योंकि ये पेयर में चलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई वॉन्ट ईदर टॉफ़ीज़ और द चिप्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि ये एक ही सेंटेंस होगा, लेकिन इसमें सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को प्रयोग में ले आया जाएगा। तो आई वॉन्ट ईदर टॉफ़ीज़ और द चिप्स, या तो मुझे टॉफ़ी चाहिए या तो मुझे चिप्स चाहिए। आई विल हैव बोथ द टॉफ़ीज़ एंड द चिप्स, मुझे टॉफ़ीज़ भी चाहिए और मुझे चिप्स भी चाहिए। आई डू नॉट नो वेदर आई वुड हैव द टॉफ़ीज़ और द चिप्स सो आई गॉट बोथ, मुझे नहीं पता कि मुझे टॉफ़ी चाहिए या मुझे चिप्स चाहिए, सो आई गॉट बोथ, इसलिए मुझे दोनों लेने हैं। 4 ओ यू वॉन्ट नीदर द टॉफ़ीज़ नॉर द चिप्स, अच्छा तो तुमको ना ही टॉफ़ी चाहिए और ना ही चिप्स चाहिए। 5 आई विल ईट दैम बोथ नॉट ओनली द टॉफ़ीज़ बट ऑल्सो द चिप्स, मैं दोनों खाने वाली हूँ, केवल टॉफ़ी ही नहीं बल्कि चिप्स भी। आई सी यू आर इन द मूड नॉट फॉर टॉफ़ीज़ बट चिप्स, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड टॉफ़ीज़ का नहीं चिप्स का है। तो यहाँ पे ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हमने बहुत ही आसानी से एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना आसान होगा। पहले सेंटेंस में हमने यूज़ किया है ईदर और, दूसरे में यूज़ किया है बोथ एंड, थर्ड में यूज़ किया है वेदर और, फोर्थ में यूज़ किया है नीदर नॉर, फिफ्थ में यूज़ हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिक्स में यूज़ हुआ है नॉट बट, यानी कि ये समझना बहुत ही आसान है। नाउ देयर इज़ अ गर्ल गोइंग ऑन विद द ड्रम्स, शी वुड रादर प्ले द ड्रम्स दैन सिंग, तो ये एक रादर दैन का भी प्रयोग हो गया है। इस तरीके से हमारा ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बहुत इजीली समझ में आ गया है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एज बोलिंग इज़ नॉट एज फन एज स्कीट शूटिंग, तो यहाँ पे एज का प्रयोग हो गया। सच दैट such was the nature of their volatile relationship that they never would have made it, ऐसा नेचर था उनके volatile relationship का कि वो कभी नहीं कर पाते, उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में, जैसे कि लाइकवाइज स्कार्सली, व्हेन, एज मैनी एज, नो सूनर दैन, रादर दैन। तो इस तरीके से इसको समझना मैंने इसीलिए कहा आसान है क्योंकि ये पेयर में है, ये सिंगल नहीं है, तो जहाँ आपको ये दो देखेंगे मतलब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने पढ़ा और कोरिलेटिव कंजंक्शन आपने पढ़ा, ये कनेक्ट करते हैं वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस को।
जो कि इक्वल होते हैं रैंक में, ठीक है, जो इक्वल होते हैं वेट में। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।